डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि वो ईरान से किसी भी तरह की अब कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। उन्होंने यह भी धमकी दी कि ईरान के एटमी अड्डे पर हमले के मुआवजे में अमेरिका एक पाई भी ईरान को नहीं देगा। वहीं ईरान सशस्त्र बल के चीफ ने दावा कर दिया है कि नेतन्याहू बहुत जल्द युद्ध समझौता तोड़ करके फिर एक बार बड़ा हमला करने जा रहे हैं और इसके बाद ईरान ने ट्रंप और नेतन्याहू पर फतवा मिसाइल से हमले करने शुरू कर दिए हैं। ईरान का एटम बम एक्टिव, नेतन्याहू ट्रंप के खिलाफ फतवा। क्या ईरान फिर से एटम बम बनाने लगा है? क्या ईरान को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने 90% यूरेनियम संवर्धित न करने की चेतावनी दी है? 24 जून को सीज फायर के ऐलान होने के बाद से अब तक जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान में 22 जून को हुआ अमेरिकी हवाई हमला पूरी तरह से सफल नहीं रहा है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने बड़ी तेजी से फोर्दो एटमी अड्डे पर दोबारा काम शुरू करने के लिए मरम्मत का काम युद्ध की रफ्तार से शुरू कर दिया है। ईरानी वॉर एक्सपर्ट्स अब दावा करने लगे हैं कि 7 दिन के अंदर इजराइल और अमेरिका दोबारा से ईरान पर हमला कर सकते हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं ईरान के शीर्ष शिया मौलवी अयातुल्ला नासिर मकारिम शिराजी ने राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ फतवा क्यों जारी किया है। शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसमें दावा किया गया है कि ईरान पर अगले 7 दिन के अंदर बड़ा हमला हो सकता है। 7 दिन में ईरान पर फिर हमला, इब्राहिम मुत्तकी का दावा। 13 जून को इजराइल ने ईरान पर अपने 200 फाइटर जेट से भयानक हमले किए। 13 और 14 जून को इजरायली सेना ने ईरान के 5 शहरों पर एक साथ हमले किए, जिसमें सबसे बड़े और घातक हमले तेहरान पर किए गए हैं। इजराइल के इन हमलों में ईरान के 60 कमांडर और वैज्ञानिकों को एक झटके में मार दिया गया है। लेकिन 17 जून से लेकर 23 जून तक ईरान ने इजराइल पर ऐसा भीषण मिसाइल और ड्रोन हमला किया जिसने इजराइल की बुनियाद हिला दी। इजराइल की राजधानी तेल अवीव, बंदरगाह शहर हाइफा और बीरशेबा जैसे शहरों में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने भयानक तबाही मचाई है। खुद इजरायली मीडिया ने खबर छापी है कि इजरायली सरकार के मुताबिक ईरान के हमलों में इजराइल में 30,000 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ये वाकई में इजराइल पर ईरान का घातक हमला साबित हुआ है। लेकिन 24 जून को सीज फायर के बाद जिस तरह से ईरान पर फिर हमले की तैयारी हो रही है उसको लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। तेहरान विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान डिपार्टमेंट के HOD इब्राहिम मुत्तकी ने एक टीवी कार्यक्रम में बड़ा दावा किया है। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान डिपार्टमेंट के HOD इब्राहिम मुत्तकी ने एक टीवी कार्यक्रम पर बोलते हुए इस बात का दावा किया है। मुत्तकी का कहना है कि हमारे पास जो सबूत उपलब्ध है उसके मुताबिक इजराइल अमेरिका मदद के लिए 1 सप्ताह के अंदर ही ईरान पर बहुत ही भयानक और विनाशकारी हमला करने जा रहा है। मुत्तकी ने दावा किया है कि ईरान के साथ 12 दिनों तक चले युद्ध के बाद युद्ध विराम किया जाना एक चाल है। इस युद्ध विराम का इस्तेमाल करके अमेरिका और इजराइल एक बार फिर से अपनी सेना को तैयार करके हमला करना चाहते हैं। मुत्तकी ने ईरानी अधिकारियों से युद्ध विराम को बहुत गंभीरता से नहीं लेने का आह्वान करते हुए चेतावनी दी है कि इजरायली हमलों का लक्ष्य इस बार भी ईरानी अधिकारी ही होंगे। רוצה לבשר לכם שנפתחו, כפי שאתם בוודאי יודעים, נפתחו הרבה הזדמנויות עכשיו, בעקבות הניצחון הזה, הרבה מאוד הזדמנויות. ट्रंप नेतन्याहू के खिलाफ ईरानी फतवा। इधर ईरान में 60 कमांडरों और वैज्ञानिकों के जनाजे में उमड़ी भीड़ ने दुनिया को दिखा दिया है ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमलों का वैसा असर नहीं हुआ है जिसका दावा किया जा रहा था। ईरान तो यहाँ तक दावा कर रहा है कि 12 दिन की जंग में उसने केवल 5% ही मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। ईरान के मिसाइल बंकरों और गोदाम में अभी 95% मिसाइलें बची हुई हैं। यही वजह है कि ईरान दावा कर रहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल के हमले दोबारा हुए तो उसका बहुत भयानक बदला लिया जाएगा।
हम आपको ईरान के शीर्ष शिया मौलवी अयातुल्ला नासिर मकारिम शिराजी का वो फतवा दिखाते हैं जिसमें अयातुल्ला नासिर मकारिम शिराजी ने ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी किया है। ईरान के शीर्ष शिया धर्मगुरु ग्रैंड अयातुल्ला नासिर मकारिम शिराजी के फतवे ने दुनिया की राजनीति में हलचल मचा दी है। शिराजी ने अपने फरमान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू को मुहर्रिब घोषित किया है। मुहर्रिब एक फारसी शब्द है और इस्लामिक कानून से जुड़े इस शब्द का मतलब है वो व्यक्ति जो ईश्वर और धर्म के खिलाफ युद्ध छेड़ता है। ईरानी कानून के मुताबिक मुहर्रिब को मौत की सजा, सूली पर चढ़ाना, अंगों का काटा जाना या निर्वासन जैसी कठोर सजा दी जा सकती है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के खिलाफ एक फतवा या धार्मिक फरमान जारी किया गया है और उन्हें अल्लाह का दुश्मन कहा गया है। ग्रैंड अयातुल्ला नासिर मकारिम शिराजी के फतवे में दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होने और इस्लामी गणतंत्र नेतृत्व को धमकी देने वाले अमेरिका और इजरायली नेताओं को गिराने का आह्वान किया गया है। फतवे में यह भी कहा गया है कि जो कोई भी मुसलमान इन दुश्मनों का समर्थन करता है वो हराम कार्य कर रहा है। जो भी मुसलमान अपने धार्मिक कर्तव्य निभाते हुए इन दुश्मनों के खिलाफ संघर्ष करता है वो खुदा के रास्ते का योद्धा है। IAEA का दावा, ईरान एटम मिशन शुरू। इधर ईरान से भीषण हवाई हमलों के बाद अब पहली बार सामने आई सैटेलाइट इमेज बता रही है कि ईरान ने अपने अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों से मलबा हटाना शुरू कर दिया है। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि फोर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास खुदाई का काम जारी है। बुलडोजर और खुदाई मशीनें जमीन को समतल कर रही हैं और शायद कोई नया रास्ता भी तैयार किया जा रहा है। अमेरिका ने 22 जून को ईरान पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च किया था। इसके जरिए ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए गए। इन हमलों के बाद जो धमाका हुआ उससे जो रोशनी निकली उसे देखकर ऐसा लगा जैसे सुबह हो गई है। एक अमेरिकी पायलट ने हमलों को याद करते हुए कहा था कि उसने अब तक की सबसे चमकदार रोशनी देखी थी। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सुबह हो गई। 14,000 किलोग्राम वाला GBU-57 बमों के विस्फोट के कारण धरती कांप उठी। फोर्दो न्यूक्लियर साइट खासतौर से पहाड़ों के अंदर बनी है जिस कारण हमले के लिए इन बमों का इस्तेमाल किया गया। भीषण हवाई हमलों के बाद अब पहली बार सामने आई सैटेलाइट इमेज बता रही है कि ईरान ने अपने अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों से मलबा हटाना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल फिर से ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। इधर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी ने ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़ा दावा किया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी ने CBS न्यूज से बात करते हुए 29 जून को कहा कि यूएस के द्वारा की गई एयर स्ट्राइक से ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान तो हुआ है लेकिन देश की ताकत को खत्म नहीं किया गया है। ग्रॉसी ने इंटरव्यू में ईरान पर बात करते हुए कहा, सच कहे तो कोई ये दावा नहीं कर सकता कि सब कुछ गायब हो गया है और वहां कुछ भी नहीं है। उनके पास जो क्षमताएं थी वो अभी भी हैं। आप जानते हैं कुछ ही महीने में वो कई सेंट्रीफ्यूज चलाकर एनरिच यूरेनियम का उत्पादन कर सकते हैं। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के मामले में ईरान बहुत ही जटिल देश है, आप इसका खंडन नहीं कर सकते हैं। इससे जुड़े ईरान के मौजूदा नॉलेज और क्षमताओं को खत्म नहीं किया जा सकता है। इधर ईरान पर 22 जून से बड़ा हमला करने का कयास लगाया जा रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई, विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और ईरान के बचे हुए टॉप जनरल पूरी दुनिया में चीख कर दावा कर रहे हैं कि हमने इजराइल और अमेरिका को जंग में हरा दिया है। तबाह ईरान के इन्हीं दावों से इजराइल और अमेरिका बुरी तरह से चिढ़ गए हैं। उन्हें लग रहा है कि ईरान हारने और भीषण तबाही झेलने के बाद भी इस तरह के बयान कैसे दे सकता है। यही वजह है कि अब 100 गुना बड़ा हमला ईरान पर दोबारा करने की तैयारियां की जा रही हैं। ट्रंप ने ईरान को धमकाते हुए कहा है कि मैंने खामनेई को भयानक मौत से बचाया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई जीत के झूठे दावे कर रहे हैं। मैंने खामनेई को एक भयानक और अपमानजनक मौत से बचाया।
मुझे ये भी उम्मीद नहीं है कि वो मुझे इस तरह से शुक्रिया कहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया है कि वो खामनेई के ठिकाने से वाकिफ थे, लेकिन उन्होंने इजराइल और अमेरिकी सेना को उनकी हत्या से रोका, जिससे उनकी जान बच गई। उन्होंने कहा कि ईरान ग्लोबल सिस्टम में शामिल होने की जगह गुस्सा और दुश्मनी दिखा रहा है, जिसकी वजह से उनकी सेना, इकोनॉमी और भविष्य बर्बाद हो चुका है। I'm putting out a little statement. I'm going to respond to the Ayatollah's statement yesterday that we won the war. Oh, God, we won the war. And I said, look, you're a man of great faith, a man who's highly respected in his country. You have to tell the truth. You got beat to hell. And Israel was beat up too. अगर ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो ये तय मानिए कि इस बार अमेरिका और इजराइल सुप्रीम लीडर खामनेई को जान से मार सकते हैं और ईरान में मौजूद 10 एटम बम के लिए जरूरी 408 किलो यूरेनियम को भी तबाह कर सकते हैं। अब देखना होगा क्या अमेरिका और इजराइल अगले 7 दिन में ईरान पर हमला करते हैं या नहीं। एक के बाद एक कई हमले पुतिन के अब यूक्रेन पर शुरू हो चुके हैं, क्योंकि खबर यह आ रही है कि खाड़ी में अब धमाके भले ही कम हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे हमले हैं जो पुतिन ने अब और तेज कर दिए। यूक्रेन पर विध्वंसकारी हमले, यूक्रेन पर 550 ड्रोन से स्ट्राइक करके अब रूस ने कोहराम मचा दिया है। रूस के हमले में अमेरिका से मिला यूक्रेन का F-16 जंगी जेट भी पूरी तरह से तबाह हो गया है। वहीं पुतिन के प्रचंड प्रहार से भड़के ज़ेलेंस्की ने अब लैंडमाइन ओटावा कन्वेंशन से यूक्रेन को अलग करके सबसे भयानक युद्ध शुरू कर दिया है। यूक्रेन पर भयंकर हवाई हमले, जंग में कूदा नेटो। चालीस महीने से ज्यादा की जंग में पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूक्रेन को रूस की हवाई सुनामी से बचाने के लिए नेटो के जेट पोलैंड से उड़ान भरने लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि 24 और 25 जून को हेग में हुई नेटो समिट के बाद से रूस ने यूक्रेन पर अब तक के सबसे घातक और बड़े हमले किए हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि क्या अब नेटो रूस से सीधी जंग का मन बना चुका है, क्यों नेटो के लड़ाकू जेट रूसी हमलों को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर मिशन पर निकल चुके हैं। हम आपको यह भी दिखाएंगे कि क्या ज़ेलेंस्की का वो दावा सही है जिसमें उन्होंने कहा है कि रूस ने लगभग 4 साल की जंग में यूक्रेन पर 28,743 शाहिद ड्रोन से हमला किया है। हम आपको यह भी दिखाएंगे कि क्यों रूस ने अब यूक्रेन के 5 प्रांतों को नहीं बल्कि पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे की जंग छेड़ दी है। अब आप देखिए रूस और नेटो कैसे जंग के बेहद करीब आ चुके हैं। यूक्रेन पर रूस की हवाई सुनामी, नेटो ने उतारे लड़ाकू विमान। जरा कल्पना कीजिए अगर नेटो के 32 देशों के लड़ाकू विमान रूस से सीधी जंग करेंगे तो क्या रूस उनका मुकाबला कर पाएगा? जरा कल्पना कीजिए अगर नेटो के 32 देशों की आर्मी रूस के बॉर्डर में तबाही मचाएगी तो क्या रूस उनका सामना कर पाएगा?
हम आपको बता दें कि ये कल्पना से ज्यादा अब हकीकत में होने जा रहा है, क्योंकि ज़ेलेंस्की का यूक्रेन रूस से सीधा मुकाबला नहीं कर पा रहा है। 28 जून से अब तक रूस ने यूक्रेन पर इतने भीषण हमले किए हैं कि अब नेटो के लड़ाकू विमान भी रूस हमलों को देखते हुए युद्ध के लिए तैयार हो चुके हैं। पोलिश सेना के मुताबिक 29 जून की सुबह नेटो देशों ने लड़ाकू विमानों को रवाना किया। दावों के मुताबिक यूक्रेनी अधिकारी का दावा है कि रूस ने 3 साल से अधिक समय में देश पर सबसे बड़े पैमाने पर हवाई हमला किया है। पोलैंड की ऑपरेशनल कमांड ने कहा कि रूस द्वारा यूक्रेनी धरती पर रात भर हमले करने के बाद उसके लड़ाकू विमानों के साथ साथ अन्य नेटो विमानों को भी जमीनी हवाई सुरक्षा और टोही प्रणालियों के साथ हाई अलर्ट पर रखा गया है। इधर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि जंग जब से शुरू हुई है तब से अब तक रूस ने यूक्रेन पर 28,743 शाहिद 136 ड्रोन से यूक्रेन पर भीषण हमले किए हैं। Missile exploded right next to it. One way or another, life itself is the main target of these attacks. Each one showing the true nature of Putin's war. पुतिन की परमाणु धमकी, एटम बम से सर्वनाश युद्ध। ताजा जानकारी के मुताबिक इस वक्त रूस की इस्कंदर एम मिसाइलों ने यूक्रेन के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं, जबकि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूस से आखिरी जंग करने के लिए नेटो देशों से आखिरी जोर लगाने की गुहार लगा चुके हैं। हेग में नेटो समिट के दौरान ज़ेलेंस्की और ट्रंप की 50 मिनट की मीटिंग और नेटो के 32 देशों ने जिस तरह से रूस से अगले 10 साल की जंग की तैयारी शुरू कर दी है, उसने रूस को परमाणु युद्ध के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव ने एटम बम से तीसरे विश्व युद्ध को लेकर जो प्रलयकारी चेतावनी दी है, जरा उसे भी जान लीजिए। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव ने नई चेतावनी जारी की है कि परमाणु प्रलय घड़ी आधी रात के करीब आ रही है और तीसरे विश्व युद्ध की आम चर्चा हो रही है। लाव्रोव ने दावा किया है कि रूस ऐसी परमाणु तबाही से बचने के लिए काम कर रहा है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सामान्य बुद्धि की इसलिए प्रशंसा कर रहा है ताकि अमेरिका और नेटो परमाणु तबाही से बच सके। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्रालय के एक भाषण में लाव्रोव ने कहा, वैश्विक सुरक्षा शायद आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, खासकर जब कुख्यात परमाणु प्रलय घड़ी आधी रात की ओर बढ़ रही है। ऐसी स्थिति को रोकना आवश्यक है और हम तबाही को रोकने के प्रयासों में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। यानी विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव ने रूस के दुश्मनों को साफ संदेश दे दिया है कि अगर रूस को घेरने और दबाने की कोशिश करोगे तो आधी रात में टिक टिक करने वाली परमाणु घड़ी दुनिया में विनाश ला सकती है। Потому что в нашей ядерной доктрине, и здравый смысл, и практика наших действий всегда говорит о том, что мы всегда отвечаем на все угрозы, которые нам создают, зеркально. रूस की हवाई सुनामी, यूक्रेन के उड़े चीथड़े। यूक्रेन बुरी तरह से घिरता जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि रूस ने पिछले 100 घंटों में यूक्रेन के पूर्वी इलाकों के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। कोहराम मचाती रूसी सेना यूक्रेन को संभलने का मौका नहीं दे रही है। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक रूस ने रात भर में यूक्रेन पर 477 ड्रोन, साथ ही अलग अलग तरह की 60 मिसाइलें दागी थी। यूक्रेन का दावा है कि कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक, कैलिबर क्रूज मिसाइलों से 4 और 33 K-101 मिसाइलों को मार गिराया गया है। यूक्रेन की वायुसेना के एक अधिकारी कर्नल यूरी इग्रोट का कहना है कि रूस ने 3 साल से अधिक समय से चल रहे पूर्ण पैमाने के युद्ध में यूक्रेन पर सबसे बड़े हवाई हमले किए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उसने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों सहित कई घातक हथियारों से हमले किए हैं। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा कि रूस ने मॉस्को के दक्षिण पूर्व में
अपने ताम्बोव क्षेत्र के ऊपर हवाई क्षेत्र से 4 किंजल मिसाइलें दागी हैं। रूस ने कहा कि उसने यूक्रेन के सैन्य उद्योग और तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाया है। यूक्रेनी अधिकारियों ने भी ये माना है कि उनका एक F-16 लड़ाकू जेट और पायलट रूस के हमलों को रोकने के दौरान मारा गया है। पिछली गर्मियों से अब तक यूक्रेन F-16 और यूक्रेनी पायलट मारे जा चुके हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने पिछले सप्ताह यूक्रेन पर 114 से अधिक मिसाइलें, 1270 से अधिक ड्रोन और लगभग 1100 ग्लाइड बम दागे हैं। 24 फरवरी 2022 से अब तक रूस यूक्रेन के 1,61,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर चुका है। यह यूक्रेन की कुल जमीन का लगभग 27% है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से पुतिन ने ऐलान किया है कि यूक्रेन की जमीन पर जहां जहां रूसी सेना के कदम पड़ते जाएंगे वो जमीन रूस की होती जाएगी, उस ऐलान ने यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका समेत नेटो के 32 देशों के होश उड़ा दिए हैं। 3.5 साल से ज्यादा की जंग में अभी तक यूक्रेन नेटो के साथ मिलकर रूस को अपने देश से खदेड़ नहीं पाया। ज़ेलेंस्की ने गुहार लगाई है कि उन्हें बड़े पैमाने पर भारी हथियारों की जरूरत है, लेकिन पुतिन ने जब से ऐलान किया है कि उनकी ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल का उत्पादन 3 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया गया है, जो किसी परमाणु हथियार से कम नहीं है, तब से इस खबर ने नेटो देशों के होश उड़ा दिए हैं। रूस का दुश्मन नंबर 1 कौन? रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5,500 से ज्यादा परमाणु हथियार रूस के पास मौजूद है, जबकि अमेरिका के पास 5,044 परमाणु हथियार हैं। लेकिन यहाँ सवाल परमाणु हथियारों की संख्या का नहीं है, बल्कि हिम्मत का है, क्योंकि रूस अब यूक्रेन जंग में ऐसे दौर पर पहुंच चुका है जहां उसे यूक्रेनी सेना के साथ साथ नेटो, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका साथ मिलकर घेरने में लगे। ऐसी स्थिति में पूरी संभावना है कि अगर रूस को लगा कि उसका वजूद खतरे में है तो वो अपने दुश्मनों पर परमाणु हमला करने में जरा भी नहीं चूकेगा। रूसी जनता यूक्रेन के अलावा 3 देशों को अपना कट्टर दुश्मन मानती है। रूस में एक सर्वे हुआ है जो मॉस्को स्थित स्वतंत्र शोध संस्थान लेवाडा केंद्र ने किया है। इस सर्वे में 1,613 रूसी नागरिकोों से बातचीत की गई थी। उनके मुताबिक यूक्रेन के अलावा रूस के कट्टर दुश्मन अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी है। इस सर्वे में 55% रूसियों ने जर्मनी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताया, जबकि ब्रिटेन को 49% रूसियों ने अपना दुश्मन बताया है। वहीं यूक्रेन को 43% रूसियों ने दुश्मन बताया है। इस सर्वे में रूस का नंबर 1 दुश्मन जर्मनी को बताया गया है, जिससे सबसे ज्यादा रूस परेशान है, जबकि दूसरे नंबर पर रूस का दुश्मन ब्रिटेन को माना गया है। तीसरे नंबर पर यूक्रेन को दुश्मन माना गया है, जिससे जंग चल रही है, जबकि यूक्रेन का जंग में शुरू से साथ देने वाले अमेरिका को दुश्मन नंबर 4 माना गया है। जर्मनी को रूस का दुश्मन नंबर 1 मानने के पीछे कई कारण हैं। यूक्रेन युद्ध के दौरान जर्मनी ने पश्चिमी देशों की उपेक्षा ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाई। उसने न सिर्फ यूक्रेन को उन्नत हथियार और सैन्य प्रशिक्षण मुहैया कराया, बल्कि रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों में भी सबसे अग्रिम भूमिका निभाई। जर्मनी ने अपने पारंपरिक शांति नीति के दायरे से बाहर जाकर यूक्रेन को टैंक, एयर डिफेंस सिस्टम और आर्टिलरी सिस्टम तक पहुंचाई है। यही नहीं, नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में विस्फोट के बाद भी जर्मनी ने जिस तरह का स्टैंड अपनाया, उसे रूसियों ने विश्वासघात के रूप में लिया है। इसीलिए रूस की नजर में इस वक्त रूस का दुश्मन नंबर 1 जर्मनी है। Gemeinsam künftig 3,5% unseres BIP für unmittelbare Verteidigungsausgaben aufwenden. Das gibt uns die notwendigen Fähigkeiten, um wirkungsvoll abzuschrecken. Weitere 1,5% werden wir verteidigungs- und sicherheitsrelevante Ausgaben aufwenden. अब देखना होगा, अगर नेटो रूस से सीधी जंग में उतरता है तो रूस नेटो का मुकाबला कैसे करता है।